हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग टेंसर को पढ़ रहे थे जिसके अंदर हमने कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर को डिफाइन किया था और कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर में हमने फर्स्ट रैंक के कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर को डिफाइन किया था। अभी हम लोग पढ़ेंगे सेकंड रैंक कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर, द्वितीय कोटि का प्रतिचर प्रदेश। प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर को डिफाइन किया था जिसके अंदर हमने देखा था कि जो हमारा कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर है इसके अंदर हम इंडाइसेस को कैसे लिखेंगे, सुपरस्क्रिप्ट की फॉर्म में लिखते हैं। अब जो हमारा सेकेंड रैंक का कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर है, फर्स्ट रैंक का जो हमारा कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर था वो क्या होता है, एज ए वेक्टर होता है, क्योंकि यहाँ पर हम फर्स्ट रैंक टेंसर को क्या कह सकते हैं, वेक्टर कह सकते हैं। अब हम बात करें सेकेंड रैंक कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर की, तो इसके अंदर क्या होगा कि यदि xi निर्देश तंत्र में n स्क्वायर राशियां ALM अन्य निर्देश तंत्र x बार i में n स्क्वायर राशियों a बार ij, जहां पर ij का मान भी क्या होगा 1 to n से निम्न संबंधों द्वारा संबंधित हो या रूपांतरित हो, तो क्या होगा, द्वितीय कोटि का प्रतिचर प्रदेश हमारा कहलाता है। जब हमने फर्स्ट रैंक को डिफाइन किया था, फर्स्ट हमारा जो कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर था वो हमने कैसे लिखा था कि a बार i, और यहाँ पर हमारे पास में क्या है a बार ij। यहाँ पर हमारी जो टोटल ये राशियां हैं कितनी है, n स्क्वायर है, क्योंकि दो इंडाइसेस में हमने यहाँ पर डिफाइन किया है LM और ij। तो इसका जो ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो किस प्रकार होगा, डेल x बार i अपॉन डेल XL और डेल x बार j अपॉन डेल x m और ALM, और ij का मान क्या हो जाएगा, ij इक्वल टू 1 to n। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, द्वितीय कोटि प्रतिचर प्रदिश कहते हैं। तो यह है सेकेंड रैंक कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर कहलाता है। जितनी हमारे इंडाइसेस होंगे उतना ही क्या होगा, इसकी रैंक होगी। और इसके n डायमेंशन के अंदर तो यहाँ पर क्या होंगे, इसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, n की पावर यहाँ पर n स्क्वायर होंगे, और अगर हम बात करें 3 डायमेंशन की तो कितने कंपोनेंट्स होंगे, 3 स्क्वायर होंगे। यानी हम कंपोनेंट्स कैसे निकालते हैं कि जितनी भी हम डायमेंशन डिफाइन कर रहे हैं, n डायमेंशन ले रहे हैं, 3 डायमेंशन, जितनी भी हम डायमेंशन ले रहे हैं उसकी पावर जितनी इसकी यहाँ पर रैंक है n की पावर p से। जैसे फर्स्ट के अंदर हमारा क्या था, पहले हमने डिफाइन किया था
फर्स्ट रैंक कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर को। तो फर्स्ट रैंक के अंदर अगर हम बात करें n डायमेंशन की, तो कितने कंपोनेंट्स, n की पावर 1 इक्वल टू n कंपोनेंट्स। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं इसकी 3 डायमेंशन की, तो क्या होगा, 3 डायमेंशन 3 की पावर 1 3 कंपोनेंट्स। तो फर्स्ट रैंक टेंसर के हमारे कितने कंपोनेंट्स आए थे, 3 कंपोनेंट्स आए थे। तो यहाँ पर जो सेकंड रैंक टेंसर है इसके कंपोनेंट्स कितने हो जाएंगे, अगर हम n डायमेंशन की बात करें तो n स्क्वायर हो जाएंगे, और अगर हम 3 डायमेंशन की बात करें तो 3 स्क्वायर यानी 9 कंपोनेंट्स यहाँ पर होंगे। हम लिख सकते हैं n विमीय समष्टि में इसके n स्क्वायर घटक होंगे, कंपोनेंट्स होंगे, तथा 3 डायमेंशन के अंदर त्रिविमीय समष्टि में इसके 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 कंपोनेंट्स होंगे। तो अगर हमारे पास में क्या है कि त्रिविमीय समष्टि, जैसे कि हम XYZ कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करते हैं, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स अगर हमारा सिस्टम है, क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है अपना, त्रिविमीय समष्टि है, 3 डायमेंशन स्पेस है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ले हम लोग या हम स्फेरिकल ले, जो भी हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने पढ़े हैं वो क्या थे, 3 डायमेंशन के अंदर थे। तो 3 डायमेंशन के अंदर जो हमारा सेकंड रैंक टेंसर होगा इसके कंपोनेंट्स कितने आएंगे, 9 कंपोनेंट्स आएंगे। तो जब हम टेंसर को डिफाइन कर रहे थे वहां पर हमने एप्सिलॉन के लिए बोला था मैंने कि एप्सिलॉन को हम लोग कंपोनेंट्स के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। तो एप्सिलॉन जो होगा वो किसके फॉर्म में होगा, एक सेकंड रैंक टेंसर की फॉर्म में होगा। सेकंड रैंक टेंसर का मतलब इसके 9 कंपोनेंट्स यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो 3 डायमेंशन है उसके अंदर इसके 9 कंपोनेंट्स होंगे। इसी प्रकार अब हम लोग द्वितीय कोटि का फर्स्ट, जो हमारी प्रथम कोटि, हम उच्चतर कोटि के रैंक को या जो हमारे टेंसर है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, हाई रैंक टेंसर को डिफाइन कर सकते हैं। तो उनको हम किस प्रकार लिखेंगे, हाई रैंक कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर, उच्चतर कोटि के प्रतिचर प्रदेश। उच्चतर कोटि का प्रतिचर प्रदेश हम डिफाइन करें कि हमारे पास में क्या है, A बार I J के, हम लिख सकते हैं कि उच्चतर कोटि के प्रदेश को निम्न प्रकार लिख सकते हैं। यहां पर क्या होगा, अगर हम लिखें A बार I J के इक्वल टू डेल एक्स बार आई, हमारे पास में क्या है, एक तो हमारी जो राशियां हैं वो A बार I J के हैं, ये हमारी x बार I कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम ले लेते हैं, और x I कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमारे पास में जो राशियां हैं वो हैं A L M N हैं। ठीक है, यहाँ पर जितने भी हम डिफाइन कर रहे हैं, जैसे कि हम I J के आगे भी मान लो हमने यहाँ पर कोई वैल्यू ली है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हम उतने इंडेक्सेस लेंगे। तो इनके अंदर जो हम ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इन ALMN और A बार I J के, इन क्वांटिटीज के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा, A बार I J के इक्वल टू डेल एक्स बार I
अपॉन डेल एक्स जे। ठीक है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स एल और डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स एम, क्योंकि हमने फर्स्ट रैंक को कैसे लिखा था, ए बार आई इक्वल टू डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स जे ए जे। तो आप लोग इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि जो हमारा इस साइड लिखा हुआ है ए बार आई, वही हमारा क्या आएगा, ऊपर की साइड आएगा कॉन्ट्रा वेरिएंट के अंदर, और जो ए जे यहाँ पर है उसके जैसा सेम हमारा इसमें नीचे की ओर आएगा। तो अब अगर जैसे हम यहाँ पर बढ़ाते जाएं, हमने यहाँ पर आई जे ले लिया, तो यहाँ पर हम एक और डिफाइन कर देंगे डेल एक्स बार जे, यानी पहले आप लोग इस प्रकार लिख सकते हो कि हमारी दोनों राशियां क्या हैं, एक तो ए एल एम एन है और ए बार आई जे के है। तो जितनी हमारी बार वाली हैं ए बार आई जे के, उन सबको हम ऊपर लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा ए बार आई जे के, डेल एक्स बार आई, डेल एक्स बार जे और डेल एक्स बार के। फिर जितनी हमारी एल एम एन है वो हमारे किस में आ जाएंगे, अपॉन में आ जाएंगे, डेल एक्स एल, डेल एक्स एम और डेल एक्स एन, और साथ में ये आ जाएगा ए एल एम एन। और आई जे के ये हमारे 1 2 3 एन होंगे। तो इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, इस कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर के जो हमारा थर्ड रैंक का हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, इसके कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, एन विमीय समष्टि में एन डायमेंशनल स्पेस के अंदर इसके कंपोनेंट्स एन क्यूब होंगे, इसके घटक एन क्यूब होंगे, तथा त्रिविमीय समष्टि में कितने हो जाएंगे, त्रिविमीय समष्टि में 3 क्यूब हो जाएंगे। तो यहां से हम देख सकते हैं कि क्या होगा कि जितनी हमारे इंडेसेस हैं उतना ही क्या होगा, इसके रैंक होगी टेंसर की, और यहाँ पर हम टेंसर की जो रैंक है उसको और जितनी हम डायमेंशन ले रहे हैं उसकी पावर की फॉर्म में हम इसको डिफाइन करते हैं कि कंपोनेंट्स कितने होंगे। तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार, यहाँ पर हमारे पास में क्या कंक्लूजन आता है कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर के लिए, इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि प्रतिचर प्रदिश में, अतः प्रतिचर प्रदिश में जितने सूचकांक होंगे, इंडाइसेस होंगी, उतनी ही प्रदिश की रैंक होगी, कोटि होगी, तथा प्रदिश के घटक n की पावर p से निकाल सकते हैं, जहां n क्या है, विमा है, तथा p क्या है, इसकी रैंक है, कोटि है। तथा प्रतिचर प्रदिश के अंदर हम इंडेसेस को सुपरस्क्रिप्ट की फॉर्म में लिखते हैं, किसमें, मूर्धांक किसे हम कहते हैं, मूर्धांक की फॉर्म में इनको हम लिखेंगे। तो ये हमारा क्या था, कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर था, प्रतिचर प्रदिश था। और यहाँ पर अगर हम आई जे के एल जितने लेते जाएंगे उतने यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज होंगी,
और ये वाली जो हम ऊपर की साइड लिख रहे हैं इनको हम ऊपर की साइड लिखेंगे, और इधर हम नीचे की साइड जो यहाँ पर हमारी क्वांटिटी है इनको हम नीचे की ओर लिखेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं सहचर प्रदिश कोवेरिएंट टेंसर की। इसको लिख लो। अब है हमारा सहचर प्रदिश कोवेरिएंट टेंसर। कोवेरिएंट टेंसर के अंदर इंडेक्सेस को हम सब स्क्रिप्ट की फॉर्म में लिखते हैं। सहचर प्रदिश में सूचकांकों को सब स्क्रिप्ट की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहां पर हमारा जो कोवेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन है, पहले हम बात करें प्रथम कोटि का फर्स्ट रैंक का सहचर प्रदिश, तो फर्स्ट रैंक का सहचर हमारा जो प्रदिश होगा उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम लिख सकते हैं यदि निर्देश तंत्र एक्स म्यू में n राशियां ए न्यू, यहां पर हमने इसको सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में लिखा है क्योंकि जो हमारा सहचर प्रदिश होगा ये कोवेरिएंट टेंसर होगा, इसके अंदर हम इसे सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में लिखेंगे। ए न्यू, जहां पर न्यू हमारे पास में 1 2 3 n तक है। अन्य निर्देश तंत्र एक्स बार म्यू में n राशियों ए बार म्यू से निम्न संबंधों द्वारा संबंधित हो। किस प्रकार रिलेटेड हो अपने कि जो हमारा कोवेरिएंट टेंसर है इसके अंदर हमने क्या डिफाइन किया है कि हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एक्स म्यू, और सेकंड हमारे पास में जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एक्स बार म्यू, तो इसके अंदर जो n क्वांटिटीज हमारी हैं ए न्यू और इसके अंदर क्या है ए बार म्यू है, तो ये किस प्रकार से संबंधित होंगी? ए बार म्यू इक्वल टू, ये हमें सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में रखना है, डेल एक्स न्यू अपॉन डेल एक्स बार म्यू ए न्यू, और म्यू इक्वल टू क्या होगा 1 2 3 n। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार हमने कॉन्ट्रावेरिएंट के अंदर कैसे लिखा था कि ए बार आई, तो ये किसमें होगा? यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट में था, इसके अंदर ये किसमें होगा? सब स्क्रिप्ट की फॉर्म में होगा। और यहाँ पर अपने पास में क्या था? डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स जे, और यहाँ पर ए जे था। तो यहां से हमें याद रखना है कि इसके अंदर तो क्या था कि ए बार आई डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स जे,
एजे की फॉर्म में, इसमें ए बार म्यू, ये दोनों किस में रहेंगे, इसमें सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में रहेंगे। म्यू और न्यू जो हम ये क्वांटिटी लिख रहे हैं इसके अंदर ये सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में रहेंगे। ये तो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, इनको तो हम x1, x2, x3 यही है ये तो अपने। और ये जो क्वांटिटी है इनके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, इनको सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में लिखते हैं इंडाइसेस को। तो ये हमारा क्या कहलाता है, प्रथम कोटि का सहचर प्रदिश कहलाता है। संबंधित हो तो यह है प्रथम कोटि का सहचर प्रदिश कहलाता है। तो यहां पर भी वही कि जो जितने हमारे इंडेसेस हैं उनकी पावर हम यहाँ पर देखेंगे कि कितने यहाँ पर इंडेसेस हैं, वो ही क्या रहेंगे, अपनी इसकी रैंक होगी। जैसे कि हमने कॉन्ट्रावेरिएंट के अंदर डिफाइन किया था कि जितने नंबर ऑफ इंडाइसेस हैं उतनी ही क्या होगी, रैंक होगी। तो यहाँ पर हमारा 1 हमने डिफाइन किया है, तो ये क्या होगा, प्रथम कोटि का सहचर प्रदिश होगा, फर्स्ट रैंक का कोवेरिएंट टेंसर होगा। अगर हम यहाँ पर एक से ज्यादा इंडाइसेस लेते तो क्या होता, उसकी रैंक हाई होती। ठीक है, सेकेंड रैंक या हायर रैंक के हमारा ये कोवेरिएंट टेंसर डिफाइन होता। अब यहाँ पर भी क्या होगा, n डायमेंशन के अंदर तो n विमीय समष्टि में इसके कितने कंपोनेंट्स होंगे, n की पावर p से हम डिफाइन करते हैं, जहां पर n हमारी डायमेंशन और p हमारा क्या होता है, रैंक होती है टेंसर की। तो इसके n की पावर p यानी n की पावर 1, तो कितने कंपोनेंट्स होंगे, n घटक होंगे। तथा 3 डायमेंशन के अंदर 3D में इसके 3 घटक होंगे। अतः ये भी क्या होगा, प्रथम कोटि का जो हमारा सहचर प्रदिश है वो भी क्या है, एक सदिश के अनुरूप होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट रैंक का टेंसर होता है वो एक सदिश की तरह होता है। अतः प्रथम कोटि का सहचर प्रदिश क्या होगा, सदिश के अनुरूप होता है। एक वेक्टर होगा। अब हम बात करते हैं इसके ट्रांसफॉर्मेशन की। जैसे कि हमने रूपांतरण पढ़ा था इसके अंदर, कॉन्ट्रावेरिएंट के अंदर, जैसे यहां पर अगर हम बात करें कि ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, प्रथम कोटि के फर्स्ट रैंक के सहचर प्रदिश कोवेरिएंट टेंसर का ट्रांसफॉर्मेशन। प्रथम कोटि के सहचर प्रदिश का रूपांतरण। तो जो हमारी इक्वेशन थी a बार म्यू इक्वल टू डेल एक्स न्यू अपॉन डेल एक्स बार म्यू ए न्यू, इसको हम 1 दे देते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 को डेल एक्स बार म्यू अपॉन डेल एक्स लेमडा से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, डेल एक्स बार म्यू अपॉन डेल एक्स लेमडा ए बार म्यू इक्वल टू डेल एक्स न्यू डेल एक्स बार म्यू अपॉन डेल एक्स लेमडा और डेल एक्स न्यू अपॉन डेल एक्स बार म्यू ए न्यू। और इसके अंदर ये हमारे पास में जो वैल्यू आई इसका मान क्या आएगा,
इसको हम लिख सकते हैं डेल एक्स बार म्यू अपॉन डेल एक्स न्यू अपॉन डेल एक्स लैम्डा ए न्यू, और ये हो जाएगा डेल एक्स बार म्यू अपॉन डेल एक्स लैम्डा ए बार म्यू। इसको हमने पढ़ा था कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल एक्स न्यू अपॉन डेल एक्स लैम्डा लिख सकते हैं। अब यहां पर हमारे पास में क्या है कि न्यू और लैम्डा दोनों क्या है, स्वतंत्र चर है। तो यहां से इनका अस्तित्व कब होगा, जब न्यू और लैम्डा इक्वल हो, तभी यहां पर इसका मान आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि न्यू तथा लैम्डा आश्रित चर नहीं है, अतः डेल एक्स न्यू अपॉन डेल एक्स लैम्डा का अस्तित्व तभी होगा जब, क्योंकि यहां पर हम पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, न्यू और लैम्डा हमारे क्या हैं, स्वतंत्र चर हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, डिपेंडेंट नहीं है ये एक दूसरे पर। अगर ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है तो अगर हम इनका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिर्फ कब एग्जिस्ट करेगा इनका ये डिफरेंशिएशन, यहाँ पर इनका जो पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है वो कब एग्जिस्ट करेगा, जब न्यू और लैम्डा इक्वल हो। यानी अगर हम खुद के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तभी यहाँ पर वैल्यू आएगी, वरना ये 0 रहेगा। तो डेल एक्स न्यू अपॉन डेल एक्स लैम्डा का अस्तित्व तभी होगा जब न्यू इक्वल टू लैम्डा हो। अतः क्रोनेकर डेल्टा की डेफिनेशन से डेल्टा की परिभाषा से ये वाली वैल्यू हमने इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्रोनेकर डेल्टा की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था। और डेल एक्स न्यू अपॉन डेल एक्स लैम्डा, इसका अस्तित्व कब होगा, जब न्यू और लैम्डा इक्वल हो। और अगर हमारे पास में किसी क्वांटिटी का अस्तित्व या एग्जिस्टेंस तब आ रहा हो जब दोनों इंडाइसेस इक्वल हो, तो हम इसे क्रोनेकर डेल्टा की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डेल एक्स न्यू अपॉन डेल एक्स लैम्डा इक्वल टू डेल्टा न्यू लैम्डा, और इसका मान क्या होगा, इक्वल टू 1 जब न्यू इक्वल टू लैम्डा, और इक्वल टू 0 जब न्यू नॉट इक्वल टू लैम्डा। तो यहां पर हम इसे लिख दें कि डेल एक्स बार म्यू अपॉन डेल एक्स लैम्डा ए बार म्यू इक्वल टू डेल एक्स, इसको हम लिख सकते हैं क्रोनेकर डेल्टा की फॉर्म में, डेल्टा न्यू लैम्डा ए न्यू। और हमें पता है डेल्टा न्यू लैम्डा, क्रोनेकर डेल्टा का मान 1 जब न्यू इक्वल टू लैम्डा हो। तो न्यू इक्वल टू लैम्डा हम इसके अंदर रखें, तो ये आ जाएगा डेल एक्स बार म्यू अपॉन डेल एक्स लैम्डा ए बार म्यू इक्वल टू ए न्यू। यानी हमें ए न्यू का मान क्या मिलेगा, ए न्यू का मान अपने पास में आ जाएगा डेल एक्स बार म्यू अपॉन डेल एक्स लैम्डा ए बार म्यू। ये हमारा सेम प्रोसेस है जैसे कि हमने किसके अंदर पढ़ा था, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर के अंदर। हमें यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो यहाँ पर हमारे पास में इसका जो हम वैल्यू लिखते हैं उसकी एग्जिस्टेंस कब आएगा, जब दोनों इंडेक्सेस इक्वल हों, और वही हमारी क्रोनेकर डेल्टा की डेफिनेशन होती है। तो इसे हम क्रोनेकर डेल्टा की फॉर्म में लिख लेंगे, और फिर हमारे पास में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा कि ए न्यू इक्वल टू डेल एक्स बार म्यू अपॉन डेल एक्स लैम्डा ए बार म्यू। और अगर हम इसको लिख रहे हैं ए बार म्यू, तो वो कैसे होगा, डेल एक्स न्यू अपॉन डेल एक्स बार म्यू और ए न्यू। और एक हमारी ये फॉर्म आ जाएगी। अगर हमें ए न्यू का मान निकालना है तो यहाँ पर इस प्रकार से हम लिखेंगे, और ए बार म्यू को हम इस प्रकार से ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, इसका फर्स्ट रैंक जो हमारा सहचर ये प्रदिश है, कोवेरिएंट टेंसर है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। अब जिस प्रकार से हमने
सेकंड रैंक टेंसर लिखा था, सेकंड रैंक कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर लिखा था, वैसे ही हम सेकंड रैंक कोवेरिएंट टेंसर को लिख सकते हैं। तो अब अगर हम बात करें सेकंड रैंक कोवेरिएंट टेंसर की, तो सेकंड रैंक कोवेरिएंट टेंसर क्या होगा हमारा, ए बार म्यू न्यू इक्वल टू यहां पर ध्यान रखना है, हमें सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में लिखना है। तो ए बार म्यू न्यू इक्वल टू, अब यहां पर हम लोग जब इसको लिखते हैं तो ये वाली वैल्यू हमारी अपॉन में आएगी, तो डेल एक्स बार म्यू और डेल एक्स बार न्यू, और यहां से अपना क्या आ जाएगा, डेल एक्स एल और डेल एक्स एम हम ले लेते हैं, और ये क्वांटिटी हमारी आ जाएगी ए एल एम। ये हमारा क्या है, एक सेकेंड रैंक कोवेरिएंट टेंसर है। इसके क्या होंगे, इसकी रैंक क्या है, सेकेंड रैंक है, क्योंकि यहाँ पर इंडाइसिस का जो हमारा नंबर है वो कितना है, 2 है, और इसके जो कंपोनेंट्स होंगे n डायमेंशन के अंदर, n डायमेंशन के अंदर कंपोनेंट्स कितने होंगे, n की पावर 2 यानी n स्क्वायर होंगे। 3 डायमेंशन के अंदर कंपोनेंट्स कितने होंगे, n की पावर p होता है हमारा, p क्या होता है, रैंक होता है, तो 3 की पावर p यानी 3 की पावर 2, तो कितने हो जाएंगे, 9 कंपोनेंट्स होंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, सेकंड रैंक कोवेरिएंट टेंसर। इसी प्रकार हम लोग इसको आगे डिफाइन करें। अगर हम हाई रैंक कोवेरिएंट टेंसर की बात करें तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, इसी प्रकार जैसे कि हमने इसको लिखा है, तो हम लिख सकते हैं इनको, हाई रैंक के हमारे कोवेरिएंट टेंसर को हाई रैंक कोवेरिएंट टेंसर यह आ जाएगा ए बार, अगर हम यू वी डब्ल्यू लें और यहां पर हम लोग लिख लेंगे डेल एक्स एल, डेल एक्स एम, डेल एक्स एन और डेल एक्स बार यू, डेल एक्स बार वी और डेल एक्स बार एन, और यह आ जाएगा हमारा एल एम एन, यानी ये जो हमारी क्वांटिटी है ए एल एम एन, और यहां पर हम इसको लिख रहे हैं ए बार यू वी डब्ल्यू को। तो ये किस प्रकार से रिलेटेड होंगी, इस प्रकार रिलेटेड होंगी, और यहाँ पर हमारा इसकी इंडेक्सेस का नंबर कितना है, 3 है। इसी प्रकार हम आगे इनको लिख सकते हैं, जितने भी हम नंबर ऑफ इंडेक्सेस लेंगे वही क्या होगी, इसकी रैंक होगी। ठीक है, इसको लिख लो, फिर हम बात करेंगे मिक्स्ड टेंसर की। ठीक है, यहां तक हो गया। अब अगर हम बात करें मिक्स्ड टेंसर, तो हमने यहाँ पर 2 टेंसर पढ़े, हमारे 2 टाइप के हमने, एक तो हमने कॉन्ट्रावेरिएंट को पढ़ा और दूसरा हमने कोवेरिएंट को पढ़ा। तो कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट टेंसर के अंदर हमने देखा कि एक तो था हमारा कॉन्ट्रावेरिएंट
दूसरा हमने पढ़ा कोवेरिएंट। सहचर और प्रतिचर हमने प्रदिश पढ़े। तो कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर के अंदर हम क्या यूज करते हैं, सुपर स्क्रिप्ट यूज करते हैं इंडाइसिस की। और कोवेरिएंट टेंसर के अंदर हम यूज करते हैं सबस्क्रिप्ट। तो थर्ड जो हमारा मिक्स्ड टेंसर है, मिक्स्ड टेंसर के नाम से हमें पता चल रहा है कि यहां पर क्या होगा, ये जो टेंसर होता है मिश्रित प्रदिश, इन दोनों का मिश्रण होता है। यानी यहां पर जो हमारी इंडाइसेस होंगी वो सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में भी होंगी और सुपर स्क्रिप्ट की फॉर्म में भी होंगी। तो यहां पर हमने सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट को यूज किया। मिक्स्ड टेंसर के अंदर सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट दोनों की फॉर्म में होगा। तो जिस भी इंडाइसेस को हम सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में लिख रहे हैं वो हमारा कोवेरिएंट इसकी टेंसर की तरह ट्रांसफॉर्म होगा, और जिसको हम सुपर स्क्रिप्ट की फॉर्म में लिख रहे हैं वो हमारा कॉन्ट्रावेरिएंट की तरह ट्रांसफॉर्म होगा। तो इसको लिखना हमारे लिए बहुत सिंपल होता है कि मान लो हमारी राशियां क्या है, AIJ है, और इसको अगर हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पर मिक्स्ड टेंसर अगर हम लिख रहे हैं, मिक्स्ड टेंसर में अगर हम रिलेशन लिख रहे हैं A बार KL के लिए, तो क्या हो जाएगा, A बार KL हमारे पास में है, तो हम इसे लिख सकते हैं K जो होगा हमारा किसकी तरह ट्रांसफॉर्म होगा, कॉन्ट्रावेरिएंट की तरह। तो इसके अंदर तो आ जाएगा डेल X बार I अपॉन डेल XI, हम इसे लिख सकते हैं। और इसके लिए हमारे पास में L के लिए क्या होगा, डेल X J अपॉन डेल X बार L। ये हमारा किसकी तरह, कोवेरिएंट की तरह L के लिए, और K को हम किसकी तरह लिखेंगे, कॉन्ट्रावेरिएंट की तरह लिखेंगे। और साथ में हमारे पास में AIJ अगर हम लिखेंगे तो वो भी किसकी तरह हो जाएगा, I आ जाएगा अपने पास में, और ये हमारा J आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम कॉन्ट्रावेरिएंट के अंदर कैसे लिख रहे थे कि A बार I इक्वल टू डेल X बार I अपॉन डेल XJ AJ। तो अकेले हम A बार K को लिख लेते हैं एक बार। तो A बार K का मान डेल X बार K अपॉन डेल XI AI हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास में कॉन्ट्रावेरिएंट की तरह आ गया। और A बार L का मान अगर हमें निकालना है तो वो किस तरह से आ जाएगा, डेल XJ अपॉन डेल X बार L, या चाहे तो हम यहाँ पर IJ लिख लें या इधर हम KL लिख लें। तो यहां से अपने पास में आ जाएगा ये डेल X बार L, और ये हो गया AJ। तो ये जो हमारी वैल्यूज आती हैं वो किसकी तरह होगा, मिक्स्ड टेंसर जो हमारा ट्रांसफॉर्म हो रहा है वो कोवेरिएंट और कॉन्ट्रावेरिएंट का मिक्स्ड होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको पूरा लिखेंगे कि किस प्रकार से हम मिक्स्ड टेंसर को लिखते हैं। तो यहाँ पर बस हमें ये ध्यान रखना है कि मिक्स्ड टेंसर के अंदर सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट दोनों को यूज करते हैं, और इनकी जो इंडेक्सेस का नंबर होगा, जैसे मान लो हमारे पास में PQR ST है, तो टोटल यहाँ पर रैंक कितनी हो गई, PQR ST का मतलब यहाँ पर रैंक जो है वो कितनी हो गई, 5 हो गई, क्योंकि नंबर ऑफ इंडेक्सेस कितने हैं, 5 हैं। और अगर हमारे पास में क्या हो, सेम इंडेक्सेस हो PQR और यहाँ पर RT हो, तब हम इस डमी इंडेक्सेस को काउंट नहीं करते हैं। ये हमारा मूक सूचकांक होता है जो कि सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट दोनों के अंदर आ रहा होता है। डमी इंडेक्सेस को हम काउंट नहीं करेंगे, उस टाइम पर हमारी इसकी जो रैंक होगी वो 3 होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग मिक्स्ड टेंसर को पढ़ेंगे। मिक्स्ड टेंसर को हम जैसे हमने कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट को लिखा था वैसे ही हम यहाँ पर मिक्स्ड टेंसर के लिए देखेंगे कि हम किस प्रकार से लिखते हैं और किस प्रकार इनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है और इनकी रैंक को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिक्स्ड टेंसर को कंटिन्यू करते हैं।